वेलकम वंस अगेन। मैं हूं उमेश शर्मा और सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैनल सिंपल साइंस पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। इससे पहले का चैप्टर 0 बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम शुरू करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है क्लास 11th और 12th फिजिक्स के लिए, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आप JEE और नीट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विद अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टाइलस को लूं और मानूं कि इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर इसमें 10 टाइम्स है। इसी तरीके से अगर मैं इसका वेट कहता हूं कि 50 ग्राम है सपोज, तो 1 ग्राम इसमें 50 टाइम्स आया है। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में तुलना की, एक फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ में तुलना की कि ये फिक्स्ड क्वांटिटी कितनी बार इस फिजिकल क्वांटिटी में आ रहा है। तो मेजरमेंट को हम डिफाइन करते हैं, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन, अपने हिसाब से चूज करते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड एज यूनिट। तो मेजर करना क्या है? मेजर करना कुछ नहीं है, मेजर करना किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक फिक्स्ड क्वांटिटी जिसको यूनिट कहा जाता है उसके साथ तुलना करना मेजरमेंट कहलाता है। हम किसी क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं तो मेजरमेंट को अगर Q से डिनोट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है कुछ इस रूप में, 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा जो n है उसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड, ये एक नंबर होता है, और दूसरा होता है यूनिट, जैसा कि हम लोगों ने ग्राम या सेंटीमीटर यूज किया था। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को 2 अलग अलग यूनिट्स में नापते हैं, इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए मैं किसी चीज को कहता हूं 10 kg या फिर 10,000 ग्राम, तो है तो दोनों एक ही चीज, बस अंतर क्या आया कि अगर हमने बड़ा यूनिट लिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो गई, और छोटा यूनिट लिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई। मतलब आप एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी यूनिट पे मेजर कर सकते हैं, वैल्यू आपकी हमेशा सेम रहेगी, लेकिन बड़ा यूनिट लेने पर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी और छोटा यूनिट लेने पर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी। मैंने अभी 2-3 बार वर्ड यूज किया, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी हम उस चीज को कहते हैं जिसको हम नाप या माप सकते हैं। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा लेंथ को हम नाप सकते हैं, मास को नाप सकते हैं, टाइम को नाप सकते हैं, फोर्स को नाप सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजों को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का मतलब क्या होता है? उनकी एक फिक्स क्वांटिटी कॉल्ड एज यूनिट के साथ में तुलना करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट से पहले हम समझेंगे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? पहले हम समझते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको कि बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है। ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनको समझने के लिए हमको दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे लेंथ है, तो लेंथ को समझने के लिए हमको सिर्फ लेंथ की जरूरत है, मास की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर टाइम लेते हैं तो टाइम को समझने के लिए हमको लेंथ की जरूरत नहीं है, मास की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ टाइम को अकेले समझना है। दूसरे तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनके टर्म्स में बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्सप्लेन करते हैं या समझते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या बेस फिजिकल क्वांटिटीज 7 होते हैं और डिराइव क्वांटिटीज इनफाइनाइट होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज को नापने के लिए जो यूनिट्स यूज किया जाता है उसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स भी होते हैं। इनको हम सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स क्यों कहते हैं समझेंगे अगली स्लाइड में। मूव करते हैं अगली स्लाइड में। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
हमारे पास बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स होते हैं, जैसे कि मास के लिए हम ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, किलोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, टन भी यूज़ कर सकते हैं, क्विंटल भी यूज़ कर सकते हैं, मिलीग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से लेंथ के लिए हमारे पास सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, मीटर भी है, किलोमीटर भी है और अदर यूनिट्स भी हैं। तो हम कुछ एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाते हैं जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक पेयर के साथ में यूज करते हैं, जैसे कि लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए। पहला सिस्टम हमारा होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, जिसमें लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, मास के लिए ग्राम यूज करते हैं और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं। इस तरह का जो सेट ऑफ यूनिट्स होता है इसको हम कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम या सीजीएस सिस्टम। उसी तरीके से दूसरा सिस्टम होता है फीट पाउंड सेकंड सिस्टम, जिसमें लेंथ को फुट, मास को पाउंड और टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा यूरोपियन सिस्टम है। यूरोपियन कंट्रीज आपकी एफपीएस सिस्टम को यूज करती है। इसके अलावा होता है एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड वाला सिस्टम। और लास्ट सिस्टम होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि एमकेएस सिस्टम के जैसा ही होता है लगभग। अब हम क्लास 11th और 12th में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन के साथ में सीजीएस और एसआई दोनों यूनिट्स को स्टडी करेंगे। तो आपको सभी फिजिकल क्वांटिटी का सीजीएस और एसआई यूनिट पता होना चाहिए। एसआई सिस्टम क्या होता है? एसआई सिस्टम में कुछ एमकेएस सिस्टम जैसा होता है। एमकेएस सिस्टम की जो कंपोज्ड यूनिट या कंबाइंड यूनिट होती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एमकेएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है। इसी चीज को हम एसआई सिस्टम में न्यूटन लिख देते हैं, लेकिन न्यूटन भी डिफाइन होता है इस एमकेएस सिस्टम के डेफिनेशन के साथ में। आगे बढ़ते हैं। ये सिस्टम्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स एंड सिंबल्स। यहां पर आपको फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी दी हुई है। सेकंड में इसका यूनिट का नेम दिया हुआ है और थर्ड में इसका यूनिट का सिंबल दिया हुआ है। तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया। सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ, जिसको कि मीटर से नापा जाता है, सिंबल होता है एम। सेकंड होती है मास, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक सेकंड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। इसको नापा जाता है एम्पियर से, सिंबल होता है कैपिटल ए। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अगर दो बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाता है तो हीट किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ जाएगी वो हमको फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर बताता है, जिसको कि नापा जाता है एसआई में केल्विन से, सिंबल होता है के। इसके अलावा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको नापा जाता है मोल से। मोल रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। जनरली इसको यूज किया जाता है केमिस्ट्री में गैस की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए सिंबल होता है MOL। इसके अलावा लास्ट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस आपका रिप्रेजेंट करता है लाइट को। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको यहां पर रोशनी दिख रही होगी, बगल में ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो लाइट की यूनिट एरिया में अगर मैं 1x1 का एरिया लूं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर का, तो इसमें जितनी एनर्जी एक सेकंड में फॉल करेगी, जितनी लाइट एनर्जी एक सेकंड में फॉल करेगी, उसको हम कहेंगे इस सरफेस का ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको नापा जाता है कैंडेला से और इसके लिए सिंबल होता है CD। तो यहां पर आपको 7 बेस क्वांटिटीज दी हुई हैं, उनके यूनिट के नेम दिए हुए हैं और सिंबल दिए हुए हैं, जो कि आपको बाय हार्ट रखना है आगे के कॉन्सेप्ट में अप्लाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज और होती हैं, जिसमें एक होता है एंगल विच इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन रेडियस। सपोज ये एंगल है, तो ये जो आर्क बना और ये जो लंबाई बनी, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं एंगल, जिसको कि नापा जाता है रेडियन से। एसआई यूनिट इज रेडियन एंड सिंबल इज सिंबल इज RAD। रेडियन को RAD से नापा जाता है। इसके अलावा सॉलिड एंगल।
अगर इसी एंगल को एक एंगल बनाकर मैं इसको 360 डिग्री रोटेट कर दूं, या फिर दूसरी तरीके से समझिए कि ये एक सरफेस है जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक 3 डायमेंशनल एंगल बना रहा है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप इमेजिन करिए आइसक्रीम का कोन, तो नीचे में जो इसका नीचे वाला सेंटर होता है वहां पर जो सरफेस एंगल बना रहा है सामने वाले सरफेस का, यहां पर जो 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है उसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज जो हम सरफेस ले रहे हैं उस सरफेस का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से सॉलिड एंगल निकाला जाता है। इसके लिए एसआई यूनिट होता है स्टेरेडियन और इसको डिनोट किया जाता है एसआर से। अब यहां पर बच्चों के दिमाग में यह क्वेश्चन अराइज होता है कि बाकी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल कहते हैं, इसको सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? तो इसको सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है। इसका एसआई यूनिट तो है लेकिन इसके डायमेंशंस नहीं है। दोनों क्वांटिटी डायमेंशन लेस होते हैं, इस वजह से इनको सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो इन दोनों यूनिट को, दोनों क्वांटिटीज को सप्लीमेंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका यूनिट तो एग्जिस्ट करता है लेकिन इनके डायमेंशंस एग्जिस्ट नहीं करते। डायमेंशंस क्या चीज होती है इसको हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में। तो फिलहाल मूव करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि बच्चों आप लोगों को याद होगा 9th और 10th की फिजिक्स की बुक में जब आप पढ़ते हैं तो आपको दिया रहता है जैसे सपोज u इज इक्वल टू 3.0, कहीं पर दे दिया इसको 3.00, तो 3.0 तो 3 ही होता है, 3.00 भी 3 होता है। तो हम इसको 2 डिजिट और 3 डिजिट में क्यों लिखते हैं? उसके पीछे जो लॉजिक है वो आपको यहां पर समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है इंपॉर्टेंट फिगर्स। अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर में कितने डिजिट्स या कितने फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहला रूल तो ये होता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 1 2 3 4 5, बीच में 0 6 7, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ सब के सब, अच्छा नॉन जीरो डिजिट लेना है तो मान लीजिए मैं 0 को यहां नहीं लेता हूं, तो मेरे पास 7 डिजिट्स हैं, सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे उसमें डेसिमल हो चाहे ना हो। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसके अलावा पावर ऑफ 10 में अगर हमको कोई चीज दी हुई हो तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर 5, तो इसमें जितने नॉन जीरो डिजिट हैं वो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही 2, लेकिन ये 10 के पावर के जो जीरोस हैं वो काउंट नहीं होंगे। सेकंड, अगर नंबर में डेसिमल है तो यहां पर 2 केस अराइज होता है, डेसिमल के बाद 0 किसी डिजिट से पहले और डिजिट के बाद 0, डिजिट के पहले 0 डिजिट के बाद 0। तो यदि डेसिमल के जस्ट बाद जीरोस हैं तो ये जीरोस काउंट नहीं होंगे। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है 0.002, इसमें सिर्फ एक डिजिट 2 आपका सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर नंबर विद डेसिमल है और किसी डिजिट के बाद में 0 है तो उस डिजिट को हम काउंट, उस 0 को हम काउंट करेंगे। जैसे 1.700 अगर हमको दिया हुआ है तो इसमें हम 2 जीरोस को भी काउंट करेंगे और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उसी तरीके से जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया था कि जब हम 3.0 लेते हैं तो इसमें आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, और यदि हम 3.00 लेते हैं तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स होते हैं। तो आपको ये तीनों फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रूल समझ में आ गया। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। यदि किसी नंबर में डेसिमल रहे तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला और किसी डिजिट से पहले वाला 0, डेसिमल के बाद और डिजिट से पहले के जीरोस काउंट नहीं होते हैं, लेकिन डिजिट के बाद अगर जीरोस दिए हुए हैं तो ये काउंट होते हैं। इसके अलावा यदि हम डेसिमल को आगे पीछे कर देते हैं तो उससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर आपको 2.340 दिया है तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 234.0 में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही है। इसके अलावा नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई 0 आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि 203.4 है तो ये 0 भी काउंट होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और लास्ट रूल, ट्रेलिंग 0, अगर आपका डेसिमल नहीं है, आपने लिखा
1 to 5 तो भी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कोई डेसिमल नहीं है तो आखिरी के जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें भी हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। बहुत सिंपल से रूल्स हैं। सारे सिग्निफिकेंट फिगर सारे नंबर्स नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। यदि कोई जीरो 2 डिजिट के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। अगर डेसिमल नहीं है तो आखिरी में आप कितने भी जीरो लगा दो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। यदि डेसिमल वाला नंबर है तो डेसिमल के बाद और किसी डिजिट से पहले जीरो 0.0023 तो 00 काउंट नहीं होगा। यदि डेसिमल है तो आखिरी के जीरोस काउंट होंगे 0.002340 तो 2, 3, 4 और 0 काउंट होंगे, 00 काउंट नहीं होगा। और यदि हम डेसिमल को आगे पीछे करते हैं तो उससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके फाइनल एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, यूनिट टेस्ट और आपके एसए और एफए में भी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके और क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी अगले टॉपिक की तरफ। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज कैसे किया जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है अगर, तो फाइनल रिजल्ट, एग्जांपल्स मेरे आगे पीछे हो गए हैं। ये वाला एग्जांपल आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन का है, तो पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। यदि हम दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल आंसर आपका मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहां पर आपको दो नंबर दिए हैं जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास फाइनल वैल्यू इतनी आई, तो फाइनल आंसर जब मैं लिखूंगा तो उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूंगा 5.00। क्यों लिखूंगा, क्योंकि दोनों में मिनिमम बराबर है 3 डिजिट। सपोज अगर इसमें ये 0.50 होता, 0.507 माइनस 0.50 तो ये आता 0.007 0.007, तो इसको मैं लिखता 7.0 इंटू 10⁻³ अंतर क्या है दोनों में अंतर यह है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके 3 थे, लेकिन यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, तो आंसर को हम लिखेंगे 2 डिजिट्स में। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में भी फाइनल आंसर जो होता है वो हमेशा मिनिमम अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा जाता है। जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर दिए हुए हैं, लेकिन टाइम में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें हम सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर यूज करेंगे। तो इसमें 1 to 5 को यूज नहीं करेंगे, तो इसको हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 7.5 लेंगे, 7.4 लेंगे, 7.6 लेंगे, ये हम समझेंगे अगले स्लाइड में राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स में। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सिंपल सा कहता है कि आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, चारों केस में आपको आंसर जो आपको नंबर्स दिए हैं उसके मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। अगर मान लीजिए आप एरिया निकाल रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ में से जो सबसे कम नंबर में आपको सबसे कम डिजिट में दिया रहेगा उतने ही डिजिट में आपको आंसर को लिखना होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारा अगला स्लाइड कहता है राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। यदि हमको लास्ट डिजिट को छोड़ना है तो उससे पहले वाले डिजिट को हमको राउंड ऑफ करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक नंबर दिया है 2.345, ये मेरा 4 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए इसको मैं 3 डिजिट में राउंड ऑफ कर रहा हूं, मतलब मुझको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 3rd डिजिट को, आखिरी डिजिट को, अनसर्टेन डिजिट को हटाना होगा। तो इस केस में मैं इसको लिखूंगा 2.3, मान लीजिए इसको पहले मैं दूसरा एग्जांपल 6 लेके करता हूं, तो 2.35 हो जाएगा। 5 क्यों होगा, क्योंकि जिस डिजिट को मुझे राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला डिजिट इज ग्रेटर देन 5। तो अगर ग्रेटर देन 4 होगा तो क्या करेंगे, सॉरी लेस देन 5 होगा तो क्या करेंगे, अगर यही नंबर मुझे 2.344 देता तो यहां पे लास्ट डिजिट जो है वो 5 से कम है, तो इसको हम लिख देते हैं 2.34। तो क्या करना होता है हमको, यदि लास्ट डिजिट आपकी 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाला डिजिट 1 बढ़ जाता है, 1 एक्सीड हो जाता है, और यदि लास्ट डिजिट आपकी 5 से छोटी है तो लास्ट डिजिट से पहले वाला आपका जो डिजिट है वो सेम रहता है। अब क्या होगा अगर लास्ट डिजिट आपका 5 के बराबर आ जाए,
तो इस केस में अगर लास्ट डिजिट से पहले इवन नंबर है तो उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। यदि ये 2.345 होता तो इसको हम 2.34 राउंड ऑफ करते। क्यों राउंड ऑफ करते? क्योंकि लास्ट डिजिट से पहले आपका इवन दिया हुआ है। और यदि ऑड नंबर है तो एक बढ़ाकर लिख देते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर 2.335 होता तो इसको हम 2.34 लिखते। लास्ट डिजिट आपका 5 है तो उससे पहले वाला डिजिट ऑड हो गया। तो एकदम सिंपल से रूल्स है राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेनिटी के लिए। यदि आपको जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, यदि वो डिजिट जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, जनरली हम सेकंड लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं। तो सेकंड लास्ट डिजिट यदि लास्ट डिजिट यदि आपका 5 से बड़ा है तो सेकंड लास्ट डिजिट एज इट इज रहेगा। यदि लास्ट डिजिट आपका 5 से छोटा है तो ये वाला एज इट इज रहेगा। सॉरी, इसमें एक बढ़ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यदि लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 तो नंबर 1 एक्सीड कर जाएगा सेकंड लास्ट डिजिट। यदि लास्ट डिजिट आपका 5 से कम है तो सेकंड लास्ट डिजिट सेम रहेगा। यदि इक्वल टू 5 है तो यहां पर दो कंडीशन अराइज होंगे। सेकंड लास्ट डिजिट आपका इवन होगा तो एज इट इज लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे सेकंड लास्ट डिजिट में। और यदि सेकंड लास्ट डिजिट आपका ऑड है तो +1 करके लिख देंगे। इस तरीके से हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। मूव करते हैं आगे। अब हम पहुंचते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज representing a physical quantity in terms of base quantities with suitable powers. Dimensions are defined as a representation of a physical quantity in terms of suitable powers of base या fundamental quantities. इसके लिए पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज के डायमेंशंस देखते हैं। बेस क्वांटिटी हमारे पास 7 होते हैं: लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लगा रहा हूं इसको पढ़ा जाता है डायमेंशंस ऑफ या डायमेंशनल फॉर्मूला 4। तो डायमेंशंस ऑफ लेंथ हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ मास के लिए कैपिटल एम लिया जाता है। टाइम के लिए कैपिटल टी, करंट के लिए करंट के लिए ए, टेम्परेचर के लिए के या थीटा, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए MOL या फिर N और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD। ये डायमेंशंस यूज किए जाते हैं आपके अलग अलग बेस क्वांटिटीज के लिए। अब इनके आधार पे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो एरिया कैन बी रिटन एज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो डायमेंशंस ऑफ लेंथ इनटू डायमेंशंस ऑफ ब्रेड्थ। लेंथ को भी हम लेंथ की तरह L से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रेड्थ भी एक तरह का लेंथ होता है। तो यहां पर हो गया L²। इसको हम M0 L2 T0 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया को समझने के लिए हमको 2 बार लेंथ को समझना पड़ेगा। कुछ और डायमेंशंस निकाल कर देखते हैं। मान लीजिए मैं निकालता हूं स्पीड का। तो स्पीड का डायमेंशन होगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशंस ऑफ टाइम। डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को लेंथ में मेजर किया जाता है, टाइम को t से। तो ये हो गया M0 L t का पावर -1। दिस आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड। इस तरीके से आप हर डिराइव्ड क्वांटिटी का, हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे। और ये डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स में भी लगभग एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके JEE नीट में भी आते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि न्यूमेरिकल्स में कई जगह पे यूज होता है। इसके अलावा वन टिप फ्रॉम एन एक्सपीरियंस टीचर, अगर आपको
डायमेंशनल एनालिसिस को बहुत अच्छे से करना है, डायमेंशन सारे डिराइव क्वांटिटीज के बनाने हैं, तो आपको 5 डायमेंशन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, जिसमें से सबसे पहला है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, जो कि होता है आपका L से डिनोट होता है। दूसरा आपका होगा स्पीड या वेलोसिटी, जिसके लिए होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम LT का पावर -1। तीसरा आपका होगा एक्सेलरेशन, तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन होगा डायमेंशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, यदि आप दो लेंथ को 2 मीटर माइनस 1 मीटर करते हैं तो आंसर आता है 1 मीटर। अगर दो सेम टाइप के सेम डायमेंशन के क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो भी सेम डायमेंशन में मिलेगा। उसी तरीके से चेंज इन वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा, तो इसको हम लिखेंगे LT इनवर्स, और चेंज इन टाइम भी टाइम से ही रिप्रेजेंट होगा, तो ये हो जाएगा LT पावर -2। एक्सेलरेशन के बाद हम आते हैं फोर्स पर। फोर्स इज डिफाइंड एज मास इंटू एक्सेलरेशन, तो डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो m एक्सेलरेशन के लिए LT -2। इसके बाद आता है आपका वर्क या एनर्जी, दोनों के लिए सेम डायमेंशन होता है, तो ये आ जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विच इज इक्वल टू mLT का पावर -2 इंटू L, mL2T का पावर -2। यदि आप ये पांचों डायमेंशन याद रखते हैं तो आपको 11th और 12th के किसी भी डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आधार पे इसकी मदद से आप सारे डायमेंशंस बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को हम अप्लाई करते हैं 3 चीजों के लिए। पहला चीज तो होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। आपको कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया है, जैसे सपोज आपको E = mc² दिया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि रॉन्ग है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा, टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, हमको जैसे कि पता है कि फोर्स डिपेंड ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, तो हम इसके बीच का फॉर्मूला बना सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आपको एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं, 2 एप्लीकेशन ही दिए हुए हैं। हमारे टाइम पे हम 4 पढ़ते थे, लेकिन आपको एक तीसरे एप्लीकेशन की भी रिक्वायरमेंट है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। इससे कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिए हुए हैं ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें कि आपको इस कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर बन पाएगा। तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशन में ये तीनों चीजों को स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो को हम बस यहीं पर ब्रेक करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के तीनों एप्लीकेशंस को हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, और उसके बाद हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जिन भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है या जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसका भी प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 2, जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल।